ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन से पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में हैं। 14 तारीख को उनका आर्मी डे था, वो परेड हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बड़ा सवाल कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुल्ला मुनीर कर क्या रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो लंच पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि एक बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। इस बातचीत के क्या मायने हैं, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर बातचीत भी हुई है। और अब इस खबर का सामने आना कि लंच पर मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप मिल सकते हैं। तो क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग, या फिर ईरान के खिलाफ अब अमेरिका फिर से पाकिस्तान का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था। इसको समझना होगा, यह मुद्दा बहुत जरूरी है। और क्या यहां पर पाकिस्तान एक बार फिर से डबल गेम खेल रहा है कि ईरान के साथ वो खड़ा भी है और ईरान की पीठ में छुरा घूम भी रहा है। इसको समझना होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, जय हिंद आपको भी, थैंक यू। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। बड़ी अहम खबर सर, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, 35 मिनट तक ये बातचीत चली। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो इस बार कमर तोड़ के रख देंगे। लेकिन अब दूसरा सवाल, थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप लंच पर मुल्ला मुनीर के साथ मुलाकात करने वाले हैं। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं सर? भारत के लिहाज से भी समझाइएगा और ईरान के लिहाज से भी समझाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो दोगला देश है। सर, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले, ये सभी दर्शक भी जानते होंगे, आपको भी पता है कि ईरान ने जो है, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, जहां पे उन्होंने बोला था कि अगर ईरान को आवश्यकता पड़ती है तो पाकिस्तान मदद करेगा अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ। और ये जो है आश्वासन दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ईरान जो है वो अपने आप को मुस्लिम ब्रदरहुड को जो है जगाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखा रहा है कि एक मुस्लिम देश पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ आ गया है, और ये आह्वान दे रहा है बाकी मुस्लिम देशों को भी उनको लड़ाई में ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से जबकि उन्होंने इनकार किया, पर अगर ये बोला है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई है बहुत बुरी तरह से जी। और वो मुस्लिम देश जो है उसका भी बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं रहा है इस लड़ाई के बाद जो है। तो वो अपने अस्तित्व को वहां पे बताना चाहता है कि मैं भी हूं, और इसी वजह से जो है ये स्टेटमेंट और बयानबाजी की गई है। अब हम आते हैं मुल्ला मुनीर के ऊपर। मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मुल्ला मुनीर से मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है। मुल्ला मुनीर को जो है डोनाल्ड ट्रंप एक हेड ऑफ स्टेट की दर्जा दे रहे हैं, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। अगर उनको बातचीत करनी थी तो वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को बुला के जो है उनसे बात करते, पर मुल्ला मुनीर को जो है बुला के वो बहुत ही गलत संदेश दे रहे हैं, और हिंदुस्तान को भी एक तरह से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो है मुझे जो लगता है कि ट्रंप साहब जो है वो जो सिविलियन है पाकिस्तान की, जो शासन है वहां पे, उनको इसमें इंगेज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो काफी सीक्रेटिव चीजें जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं जो मिलिट्री रिलेटेड है। और उसमें जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने मुल्ला मुनीर को आने से पहले जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया होगा कि जो वहां पे अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स पड़े हैं या एसेट्स हैं जी, उसको कितनी क्षति पहुंची है, तो वो 1-on-1 आके जो है बताए। दूसरा, उस न्यूक्लियर एसेट को, अमेरिकन न्यूक्लियर एसेट को जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए जो है मुल्ला मुनीर क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तीसरा ये है कि मुल्ला मुनीर को क्या अमेरिकन मदद चाहिए उन एसेट्स को जो है और सेफगार्ड करने के लिए। पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इजराइल ईरान
की लड़ाई में जो है मदद कर सकता है। ट्रम्प साहब जो है वो पाकिस्तान की सोच समझना चाहते हैं, और उसके जी बाद जो है डायरेक्शन तो ट्रम्प साहब ही देंगे। यूएस ही अमेरिका जो पाकिस्तान है वो यूएस के जो भी हुक्म मिलता है वहां से जो है उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। इस लड़ाई में जो है पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं पहले भी अमेरिका ने इस्तेमाल किए हुए हैं, और वो अभी फिर इस्तेमाल करना चाहेगा, और वो बताएगा कि भाई हमें जो है आपके ये एयर बेसेस जो हैं वो हमें ठीक चाहिए, है। और हम इस चलिए, लड़ाई में पॉइंट जो इज है क्लियर, इस्तेमाल पॉइंट इज करना क्लियर। मैं चाहते करोड़ी हैं। सिंह जी आपके पास आऊंगा। इंटेलिजेंस जी सर, संजय खन्ना सर, मैं आपके पास आता हूं फिर से। करोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर, क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि एक आर्मी चीफ का, संजय खन्ना सर ने भी इशारा किया उसकी तरफ कि एक आर्मी चीफ यहां पर या तो आसिफ अली जरदारी होते या शहबाज शरीफ होते, बात बनती। लेकिन अगर मुनीर की इतनी आवाभगत हो रही है तो क्या अमेरिका ये मान चुका है कि ना जरदारी और ना ही शहबाज शरीफ कोई मायने नहीं रखते हैं, मायने सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी रखती है? और क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है जैसा अफगानिस्तान के खिलाफ किया था? सर देखिए राजेश जी, पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का सूरत हालात देखें तो मुझे बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हो रहा है मुनीर का वहां जाना और मिलना। तो इसको हम चार स्तर पे देख सकते हैं। एक तो पाकिस्तान का अपना जो राजनीतिक माहौल है, पाकिस्तान की एक देश के रूप में स्थिति है उसमें, एक भारत पाकिस्तान के संदर्भ रिश्तों के संदर्भ में, और तीसरा मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के संदर्भ में, और चौथा पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स के संदर्भ में। अगर पाकिस्तान के संदर्भ में मैं समझना चाहूँ तो अमेरिका ने हमेशा सैन्य शासन का वहां समर्थन किया है। अयूब खान, याहिया खान, मुशर्रफ, जियाउल हक और अब मुल्ला मुनीर, जिसको आप मुल्ला कह रहे हैं। और ये जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब अमेरिका के विदेश मंत्री को मुनीर से बात करनी पड़ी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर सेना के जनरल से बात करे उसकी आवश्यकता नहीं थी, भारत के किसी जनरल से बात की जरूरत नहीं थी। तो इस रूप में अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तान को अगर हम यूज करना चाहें तो वहां सैन्य शासन है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो मैंने दूसरे सैन्य शासकों के नाम बताए उनको अमेरिका ने अपने हित में पूरी तरह से मोल्ड करके देखा। और जमहूरियत होती है, वहाँ जमहूरियत के रूलर होते हैं, उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इमरान खान और अमेरिका के बीच में तो जो डिस्प्यूट चला वो वेल नोन है, किस तरह से लेटर लिखे और क्या हुआ, कितना विवाद चला। तो अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ अगर मिलिट्री शासन हो तो वो अमेरिका के हित में है पाकिस्तान। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हम देखें तो अमेरिका भारत पे निरंतर रूप से दबाव बनाए रखना चाहता है कि भारत कहीं अमेरिका से हटके चाइना, रशिया, ईरान इनके साथ न चला जाए, इसलिए निरंतर रूप से दबाव बना के रखें। और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है तो हो सकता है भारत पाकिस्तान की तरफ दोस्ती की तरफ बढ़ जाएं, तो वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर मिलिट्री शासन है तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते रहेंगे। तीसरा, जो मैंने मिडिल ईस्ट को लेके बताया, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है और मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री के पास नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में अगर एस्कालेट होती है और पाकिस्तान उधर जाता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। और आज लगता है कि मिडिल ईस्ट में और एस्कालेट होने की संभावना बन रही है। टर्की ने अनाउंस कर दिया है कि हम ईरान को मिसाइल देंगे। नेटो का मेंबर होते हुए भी टर्की ने ऐसा कह दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो ग्लोबल सिचुएशन एमर्ज हो रही है वो एक तरह का कोलिजन ऑफ सिविलाइजेशनल होगा, सिविलाइजेशंस होगा। एक तरफ क्रिश्चियन, जूज, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट सिविलाइजेशन, दूसरी तरफ इस्लामिक उमाटिक सिविलाइजेशन। और इन सिविलाइजेशन का जो कोलिजन होगा उसमें टर्की लीडरशिप देने के लिए एस्पायर कर रहा है, क्योंकि टर्की और ईरान में मिडिल ईस्ट की लीडरशिप के लिए तो दोनों में कंपटीशन है। सऊदी अरब भी कंपीट कर रहा है, लेकिन जब जो सिविलाइजेशनल कोलिजन होगा, मैं क्लेश नहीं कर रहा हूँ, कोलिजन कह रहा हूँ, और उसमें टर्की ये चाहता है कि लीडरशिप दे और ईरान थोड़ा कमजोर हो जाए लेकिन ईरान बना रहे, ये टर्की का इंटरेस्ट है। तो ग्लोबल लेवल पे
जो ये एक बड़ी अहम पॉइंट आप लेकर आए हैं, क्योंकि खामनेई ने भी यही कहा था कि ये जो जंग है वो यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ है और यहाँ पर तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ होना होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन आपने जो इशारा किया है वो बड़ा अहम है कि एक तरफ यहूदी और क्रिश्चियंस और व्हाइट सुपरमेसी और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट है। ये यानी कि ये जो हालात हैं ये अब आगे जाके और बिगड़ सकते हैं। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बड़ा बयान, लड़ाई शुरू हो चुकी है। आयतुल्लाह खामनेई ने बयान दिया है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। खामनेई, इजराइल पर कोई दया अब नहीं दिखाई जाएगी, खामनेई ने कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़ा बयान दिया है। आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया है कि लड़ाई अब शुरू हुई है। यह ब्रिगेडियर संजय खन्ना से समझना चाहेंगे, क्योंकि हमले तो दोनों तरफ से 6 दिन से जारी हैं, लेकिन खामनेई कल शाम को कह रहे हैं ट्वीट करके कि नहीं, जंग तो अभी शुरू हुई है। ग्राफिक्स प्ले करेंगे, डिटेल से सारी जानकारी आपको देंगे कि क्या कुछ जो है खामनेई की तरफ से कहा गया है और क्या कुछ अब आगे होने जा रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। खामनेई की चेतावनी, खामनेई ने एक्स के माध्यम से बड़ी धमकी जो है वो दी है। यह धमकी क्या है हम आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे और अब युद्ध शुरू हो चुका है, उन पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। ये जो है खामनेई की तरफ से चेतावनी दी गई है। खामनेई की पोस्ट को जंग का आधिकारिक ऐलान माना जा रहा है। तो यानी कि पिछले 6 दिन से फिर क्या हो रहा था? क्या वो जंग नहीं थी? क्या ईरान के पास अभी भी ऐसे वेपन, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका इजराइल के खिलाफ कर सकता है? ऐलान के बाद इजराइल पर ईरान ने 25 मिसाइलें जो हैं उनको छोड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी हो जाता है, जंग की शुरुआत में मिसाइलें 300 साढ़े 300 थी, अब घटकर 25 होती जा रही हैं। तो क्या ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है? यह भी समझना जरूरी है। लेकिन जैसा कि करोड़ी सिंह जी ने इशारा भी किया कि तुर्की कह रहा है कि हम अपनी मिसाइलें देंगे, क्या नेटो के देश तुर्की को ऐसा कर नहीं देंगे? जिस वक्त अमेरिका जो है इजराइल के पीछे खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, यानी कि चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त कह सकते हैं कि कुछ हटकर हो रहा है, चौंकाने वाला हो रहा है और हालात बिगड़ रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, खामनेई ने कहा है। अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर के पास हम चलेंगे। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, 6 दिन से लड़ाई चल रही है सर, और दोनों तरफ से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन खामनेई अगर ये कह रहे हैं कि जंग अभी शुरू हुई है और यहूदियों को माफ नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या हैं? क्या वाकई में ईरान के पास अभी कुछ ऐसा है जिसके बारे में इजराइल और यूरोप को भनक नहीं है? सर, ये बयानबाजी जो है दोनों तरफ से आ रही है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की स्टेटमेंट जो उन्होंने अभी रिसेंटली दी है, उसमें ये कहा है कि हमारे पास अभी और भी जो हैं तौर तरीके हैं ईरान को जो है बर्बाद करने के लिए। और ऐसी ही स्टेटमेंट जो है जो एम्बेसडर इजराइल के अमेरिका में है, उन्होंने भी कल रात को ये कहा है। और दूसरी तरफ से ईरान भी ये कह रहा है कि हमारी जो है लड़ाई, जैसे अभी आपने बताया कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। तो जो देखिए ईरान के पास जो सबसे बड़ी क्षमता है वो उनका मिसाइल्स का जखीरा है। 3000 मिसाइल जो ऑफिशियली पता है, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा हो। और जो भी उनके मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो 8-10 मिसाइल सिस्टम है, जिसमें फतेह 1 है और हज कासिम है, खैबर है, सूजी है, इस टाइप के जो मिसाइल्स जो हैं उनके पास, उन्होंने अपने टाइम में अपग्रेड 100% किया होगा, जिसकी जो है तो उन्होंने किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं लगने दी है। अभी मिसाइल के ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक अभी किया है कुछ घंटों पहले, जिसमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी और वो बिल्कुल ही अनडिटेक्टेड जो है, उसका कोई भी रडार पे नहीं आ रहा था, वो अनडिटेक्टेड जाके जो है उसने मोसाद का एक इंटेलिजेंस बेस था उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जो है
जंग अभी लेकिन ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, माफी के साथ टोक रहा हूं, एक पॉइंट और मुझे समझाइएगा। करोड़ी सिंह जी को थोड़ा जोड़िएगा। देखिए करोड़ी सिंह जी को शायद कनेक्शन कट गया उनके साथ। संजय खन्ना सर, जब ये जंग शुरू होती है, ईरान जो है 300 साढ़े 300 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, फिर 150 200 तक पहुंचता है, फिर कल तक ये संख्या जो है 100 तक पहुंचती है, और आज जो है 25 से 45 तक ये माना जा रहा है कि 25-45 के बीच जो है मिसाइलें फायर की जा रही हैं। क्या दो कारण हो सकते हैं? या तो मिसाइलों के लिए फ्यूल नहीं मिल रहा है और मिसाइलें लगातार कम होती जा रही हैं और बनाने की क्षमता इस वक्त डिस्ट्रॉय की जा चुकी है, या फिर ईरान ये मान रहा है कि जंग लंबी चलेगी और हर दिन इजराइल को डोज देना होगा। दोनों बातें सही हैं। इजराइल की जो जिस तरह से, जैसे मैंने कहा, ऑफिशियल जो जी सबको पता है वो ये है कि ईरान के पास जो है 3000 मिसाइलें हैं, पर बहुत सी मिसाइलें हो सकता है उन्होंने पहले से ही प्रोड्यूस करके अलग रखी हों और उनको अपग्रेड कर रहे हों, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, और उसकी खबर जो है उन्होंने किसी को नहीं लगने दिए। दूसरा ये है कि उनकी मिसाइल्स की क्षमता मतलब कम होती जा रही है क्योंकि वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं होती है मिसाइल सिस्टम को कि जैसे ड्रोन का आप कर सकते हैं, मिसाइल सिस्टम को एक मिसाइल को बनाने में जो है टाइम लगता है। तो ऑलरेडी इजराइल ईरान के पास जो है अलग से जखीरा मिसाइल्स का पड़ा होगा, और उसका अब वो इस्तेमाल करेगा जो कि अपग्रेडेड वर्जन है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जंग तो अभी शुरू हुई है। जंग तो अभी इसलिए अभी शुरू हुई है। करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे समझाइएगा, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान क्या कुछ रोल प्ले करने वाले हैं यहां पर? टर्की ने तो, आपने कहा कि टर्की ने तो ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के पीछे खड़ा है, लेकिन सऊदी, यूएई, कतर, ओमान क्या रोल प्ले करने वाले हैं? एक तरफ G7 को हम देख रहे हैं, G7 खुल के कह चुका है जी हम तो बिल्कुल इजराइल के साथ हैं, और दूसरे तरफ 21 देश जो हैं जिनका संगठन है, उन्होंने भी एक OIC के 21 देश उन्होंने एक बयान जारी किया है और कहा है कि हम ईरान के समर्थन में हैं। लेकिन क्या यह समर्थन खुलकर उस प्रकार का हो पाएगा जिस प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन जो है इजराइल को दे रहे हैं? करोड़ी सिंह जी, देखिए राजेश जी, इजराइल की स्ट्रेटेजी ही यही थी कि अमेरिका और उसके अलाइज को मिडिल ईस्ट में इजराइल के समर्थन में लाना। गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रोफी हो रही थी उसमें अमेरिका के अलावा कोई देश इजराइल के साथ नहीं था, सब इजराइल की आलोचना कर रहे थे, और इसीलिए इजराइल चाहता था कि ये एस्कालेट हो और एस्कालेट होने पे जो अलाइज हैं उनमें यूनिटी हो जाए। लेकिन जिस तरह से आपने बताया G7 इजराइल के साथ है, लेकिन SCO ने ईरान का खुलकर समर्थन कर दिया है, उसमें भारत साथ नहीं आया है, बाकी SCO ने समर्थन कर दिया है भारत को छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि उधर किया है तो इधर नहीं है, और ब्रिक्स की भी जल्दी कोई ब्रिक्स की तरफ से भी कुछ आने वाला है। तो हालात मुझे लगता है कि बहुत खराब हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज, जो नई चीज सामने आई है वो ये है कि फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लान है ईरान का, वो अभी इंटैक्ट बताया जा रहा है, उसको डैमेज नहीं कर पाए हैं। अगर वो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लान अभी सेफ है तो हो सकता है कि एटम बम भी हो, और हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में वो बम बना ले। अगर नहीं है तो ईरान, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो वो बहुत खतरनाक स्थिति होगी अगर ऐसा होता है। एक अन्य चीज है, नॉर्मली हम कहते हैं कि मोसाद बहुत एफिशिएंट एजेंसी है इंटेलिजेंस में, जासूसी में, लेकिन इसमें जो मोइस है ईरान की एजेंसी, वो भी बहुत एफिशिएंट नजर आई है। इजराइल में जो सूचनाएं ईरान को दी हैं इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स की और बेसेज की, वो मार्वलस तरीके के हैं, और इसीलिए इजराइल वहां में जो ईरान के जासूस हैं उन पे क्रैकडाउन कर रहा है, और इधर ईरान जो इजराइल के जासूस हैं यहाँ, उसमें कुछ फॉरेनर्स को भी ईरान ने अरेस्ट किया है कि ये सब इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। और इसीलिए ईरान ने जो वहां हैफा और तेल अवीव के आसपास सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया, इन्हें 2 जगह पे, तो ऐसा लग रहा है कि ये एस्कालेट होगा
और ये चीजें बढ़ सकती हैं। मैं आता हूं सर, आपके पास बड़ी खबर भी आ रही है, लेकिन उससे पहले संजय खन्ना सर के पास मैं चलूंगा। सर के पास कुछ अपडेट है, लेकिन पहले बड़ी खबर, अमेरिका भी जंग में शामिल हो सकता है। ये बड़ी खबर है। ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की है। मिडिल ईस्ट में और ज्यादा फाइटर जेट्स भेजने पर फैसला लिया जा चुका है। युद्धक विमानों की तैनाती भी इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा रहा है। अमेरिका भी जंग में शामिल हो सकता है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका भी जंग में शामिल हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की है। मिडिल ईस्ट में और ज्यादा फाइटर जेट्स भेजने पर फैसला, युद्धक विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। इसको समझना होगा। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको देंगे। डिटेल से इस खबर के बारे में बताएंगे, क्या कुछ अमेरिका का रोल प्ले हो सकता है और कौन सा वो वक्त है जब अमेरिका जो है इस जंग में सीधे तौर पे उतर सकता है। युद्धक विमानों की तैनाती की जा रही है, फाइटर जेट्स भेजे जा रहे हैं। B-52 बॉम्बर्स जो कि डियागो गार्सिया में तैनात है, अब वहां से कहा जा रहा है कि उसकी मूवमेंट हलचल की खबरें हैं और उसको भी मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है। और उसके अंदर ऐसे बम रखे जाते हैं जो आधा किलोमीटर धरती के नीचे जाकर जो है साइट को तबाह कर सकते हैं। तो जिस न्यूक्लियर साइट की करोड़ी सिंह जी बात कर रहे थे, क्या उसके खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है, यह समझना होगा। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर के पास हम चलेंगे। ब्रिगेडियर संजय खन्ना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपके पास मैं आऊंगा, थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर करिएगा। क्या अमेरिका क्या वाकई में इस जंग में डायरेक्ट एंट्री कर सकता है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई थी तो कुछ जो थे सांसद उसमें तो उन्होंने ऐतराज भी जताया कि हम डायरेक्ट हिस्सा ना लें, क्योंकि हमने देखा है कि अफगानिस्तान में, इराक में, वियतनाम में हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन क्या यहां पर अमेरिका डायरेक्ट हिस्सा ले सकता है? क्योंकि जब तक अमेरिका नहीं आएगा मुझे लगता है कि इजराइल ईरान को पस्त नहीं कर सकता है। आप एयर स्ट्राइक जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन IRG बहुत मजबूत है, ईरान की थल सेना बहुत मजबूत है। दो हाथ तो आपको उनके साथ करने ही पड़ेंगे। राजेश जी, मैं करोड़ीमल साहब के जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, UAE हो गया, कतार, ओमान, कुवैत, ये सब जो हैं मन ही मन वो भी चाहते हैं कि इजराइल जो है ईरान को तबाह करे। वो ओपनली नहीं बोल रहे हैं जी, पर वो ये चाहते हैं कि ईरान में जो है ईरान तबाह हो, जिससे कि वो देखिए वो है वो भी अपना वहाँ पे अपना दबदबा जो है ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में चाहता है। तो इस वजह से ये देश जो है वो नहीं चाहते और वो इस चीज में जो है वो इजराइल के साथ हैं, पर खुलेआम नहीं आ रहे हैं जी। दूसरा ये जो इन्होंने कहा था कि जो इनकी मिसाइल न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्दो में जो है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल वहाँ पे डेवलप किया जाता है। और उस नतान्ज में जो है जब अटैक हुआ था तो वहाँ पे कुछ हद तक डिस्ट्रक्शन हुई है और ये भी बोला गया है कि वहाँ कुछ रेडिएशन लीक की आशंका है। पर फोर्दो जो है वो बहुत ही डीप डाउन है, बहुत ही